यहाँ तक आते आते तो यहाँ पे हो ही गया था, यहाँ पे तो 25 का उम्र का हो गया था यहाँ पे। अब ये इतने भयंकर तरीका से लड़ाई जब लड़ना जब शुरू हुआ तो खून की नदियां बहाना शुरू कर दी इसने। ये घोड़ा से लड़ता था और उसके पास भी घोड़ा थी, सिकंदर के पास भी घोड़ा थी, इसके पास भी घोड़ा थी। सिकंदर रणभूमि में इसके डरे उतर नहीं पा रहा था, इसका खौफ इतना ज्यादा कर दिया था। इस सैनिकों को मतलब एक होता है ना कि बेरहमी के तरीका से मारना, जैसे कि भल्लाल देव देखना काटता है तो एकदम नहीं देखता कि क्या हो रहा है, डर है कितना सेना परास हो जाता है। जब ये मारना शुरू करता है तो यहाँ पे पूरा के पूरा सैनिक छितर जाते हैं सिकंदर की। उतना बड़ा सेना और एक मात्र 2000 का घुड़सवार और 120 रथ लेके युद्ध लड़ रहा है एक छोटा सा, मतलब एक समझो नौजवान शासक उस समय। और सिकंदर अब पीछे खड़िया के देख रहा था। अब उसकी पसीना पसीना निकल रही थी कि भैया करे तो क्या करे, अब तो हराए कैसे। तो उसने एक जाल बनाया। और जाल कैसे बनाया कि जैसे इसके पास 2000 घोड़सवार थे। कितने सवार थे? 2000। और एक घोड़सवार का एक टेक्निक लगा कर लड़ाई लड़ रहा था। जैसे एक घोड़ा होते थे ऐसे के शेप में, इधर घोड़े ऐसे ऐसे, इधर मेन घोड़ा होता था और इधर ऐसे करके होते थे, ठीक है। अब जो भी आगे आता था पहले यहां से मारते छितारते ही आगे बढ़ जाता था, नहीं समझे। अब जब इधर का पूरा गोल है, इधर पूरा आदमी खड़िया इधर 7000 10,000 आदमी खड़िया घुसेगा तो ये को मारा तो सरसरा का सब ऐसे तीर लगन फाड़ते चल जाता था, समझ में कि नहीं। यहाँ पे जैसे पानी जब नाव देगा ना, नाव जैसे घुसता है तो फाड़ते हुए निकल जाता है। अब बीच में कोई है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब ये घुसता था तो इसको रोकने के लिए क्षमता नहीं होती थी, लगातार फाड़ते हुए निकल जाता था सब यहाँ पे। और पीछे से बीच में रथ होता था। बीच में क्या होता था? रथ। और रथ जैसे ही बीच गोला में घुसते थे तो ये चारों तरफ से तो ये फाड़ के आगे निकल गया। ये वाला जो घोड़सवार थे वो क्या हो गए? आगे। अब बीच में घूम जाते थे कौन? रथ वाले। अब रथ वाले चारों तरफ से घूम के युद्ध करना शुरू कर देते। अब सिकंदर हो गया खराब यहाँ पे। जितना युद्ध तकनीकी सीख के आया था रस्तु से सब फैलिया गया कि अब क्या करे। अब यहाँ पे अब बीच में रथ लड़ रहा है, चारों तरफ से घोड़ा घूम के मार रहा है। बताओ ना, चारों तरफ से घेर दिया है, चक्रव्यूह ना हो जाता है वैसे फंसा दिया है। बीच में रथ घेर के मार रहा है और चारों तरफ से घोड़ा घूम के मार रहा है। पूरा सेना एक तरीके गोत्री आ गई थी। इसने एक बहुत बेहतरीन तरीका से एक दिमाग पहले ही से लगा के रखा था सिकंदर। इसने 20,000 घुड़सवारों को अलग खड़ा कर रखा था बैकअप में, कि अगर सेना फंसेगी तो जाएंगे। यही उसका प्लस पॉइंट था, ना तो ये नहीं मरा था। कौन? मलय केतु। 20,000 सेनाओं को क्या करके रखा था? बैकअप में, जिसे होता ना बी प्लान नंबर बी, तो इसे छिपा के वो 20,000 घुड़सवारों को बैक में रखा था। और इनके पास कितने थे? 2,000 सेना। लास्ट दाव में वो 20,000 सैनिकों को छोड़ दिया। कौन? सिकंदर। और वो चार इधर से लड़ाई चल रही थी, ये लोग का ध्यान अंदर था और बाहर से आके तीर बरसा के इनको मार दिया। और मलय कुत्ते की वहां पे क्या हो गई? हत्या हो गई। वरना सिकंदर का भी औकात नहीं था कि अब यहीं से करेजा में डर हो गया सैनिकों को कि अंदर नहीं घुसेंगे। द्वारी पर ही दशा है तो अंदर का होगा यहाँ पे, समझ में कि नहीं। यहाँ पे भारत के मुहाने पर कौन पड़ गया था? पोरस। जब राजा पोरस को ये बात पता चला कि मेरा बेटा वीर गति से मरते हुए प्राप्त हुआ है। अब बताओ, एक बाप का एक बेटा से युद्ध में मतलब सूचना जब मिलेगी तो उसकी हालत क्या होगी। एक राजा था, वो बैठ गया एकदम दे उसका, मतलब ऐसा ना होता कि फगुआ नहीं मार देता है, जैसे थारा के गिर गया था वहां पे। कौन? राजा पोरस। फिर भी राजा पोरस ने कहा कि राजा है और राजा का काम होता है कि हिम्मत देना, हिम्मत गिराना नहीं होता है। फिर भी इसने अपना सेना तैयार किया और फिर ये युद्ध में उतरा और हाथी से युद्ध करने के लिए गया था। कौन? राजा पोरस। राजा पोरस जब हाथी पर बैठ कर जब युद्ध करने के लिए गया तो अब सिकंदर भी देख के फिर दंग रह गया, ये कौन आ गया। वो समझता था यही पोरस है। वो क्या समझता था? ये पोरस है। एक्चुअल में पोरस था ही नहीं, उसका बेटा था ये, समझ में कि नहीं। अब जब पोरस हाथी पर बैठ के निकला, अभी तो घोड़ा पर था, वो हाथी पर था, हाइट मैचिंग ना हो रहा था। हाथी जिधर घूम रहे थे, हाथिया के सुड़ुआ में ही लगा रखा था एकदम नोकीला वकीला। इसे देखो, जैसे हाथी का ऐसे सूंड होता है ना, इसे मान लो ऐसे हाथी का सूंड है, यहाँ पे तलवार बांध रखा था, तलवार, ठीक है। और इधर के तरफ छोटे छोटे इसे खुजरी वाले बांध रखे थे इसे, इसमें हथिया के सुड़ुआ में। ये है ना से जेंग मारती थी ना साफ, है ना से मारी, है ना साफ, बीच में जेना धर लिया सूंड, खेला साफ सैनिकों का। पैर में बांध के रखा था, पर जिसे हाथी का पैर है ना, हाथी का पैर, हाथी का इतना जिसे ठेहुन पलक होता है ना, ठेहुन पलक पैर का नुकीला इसे भाला टाइप का बना के रखा था। ऐसे लात से अगर मार दी चला खत्म। बहुत बेहतरीन तरीका से अपने क्या करके रखा था, हाथी को सजा के रखा था कि इसको कई हाथी पर ही बैठल था तब तक इसको कोई नहीं मार सकता था। इतना ही बेहतरीन तरीका से हाथी को अपना सुरक्षा में रखा था। कौन? राजा पोरस। अभी जब ये उतरा तो युग्र से खतरनाक साबित हुआ। एकरा से अपना बेटा से, बाप था भाई, एकरा बाप था वो,
एकरो से खतरा नहीं, तो घोड़ा से लड़ रहा था, दूसरा हाथी लगे उतर गया वो लड़ाई में यहाँ पे। अब सिकंदर का पसीना छूटना शुरू हो गया, सिकंदर की सेना का हालत खराब। अब सिकंदर परेशान परेशान, एगो तो कैसे हूँ एकरा के मारे, अब एकरा के कैसे निपटाए, ये हाथी से लड़ रहा है। तो एक खास प्रकार की केमिकल वहां से व्यवस्था किया, अब कहाँ से भी व्यवस्था किया इसकी कोई चर्चा नहीं है, खास प्रकार का कोई केमिकल होगा या कुछ होगा था इसे, तो हाथी को सुंघा दिया गया। राजा पोरस के हाथी को क्या कर दिया गया, सुंघा दिया गया, ये हाथी पगला गया। अब हाथी जैसे पगलाया तो युद्ध मान लो कि इस तरफ चल रहा था, अब जिसे इस तरफ आप बैठे हो, इधर आप जिसे सिकंदर के सेना हो, इधर से हाथी युद्ध कर रही है, और जैसे ही सुंघाया गया तो उधर से पलट गई हाथी, उल्टा हो गया। जैसे हाथी उल्टा हुआ तो अपने ही सेनाओं को विनाश करते हुए आगे की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब कचर कचर की इसकी सेनाओं को मारने लगा, उसका खुद हाथी। राजा पुरस दंग था, राजा पुरस अब गद्दी पर हाथी पर संभाल नहीं पा रहा था कि अब रोके कैसे इसको। अब उसी पीरियड में हाथी से गिर गया, कौन, राजा पुरस। अब जब हाथी से राजा पुरस गिरा तो इसने सिकंदर ने आदेश दिया आंभी को कि जाओ उसको घेर लो, दोस्त था, और ये आंभिक जाके उसको चारों तरफ से अपने सेनाओं को लेकर घेर देखा, तो कहा कि नजर से नजर मिला के अगर कहा होता तो दोस्त के नाते तुमको जान दे दिया होता, लेकिन ऐसे नौबत नहीं देखना पड़ता। समझ में कि नहीं, एक दोस्त था और खुद दोस्त अपने दोस्त को गिरफ्तार करने के लिए वहां पे पकड़ने के लिए चला गया, जबकि एक देख रहा है कि ये दोस्त अपने वीरता के साथ लड़ रहा है, तो झोंटा पकड़ के, इसे झोंटा समझते ना, केस केस पकड़ के घिसियाते हुए लेके आया सिकंदर के पास। और सिकंदर के पास जब लेके आया तो वहां पे सिकंदर ने पूछा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। कहा कि मैं राजा हूं और राजा को राजा की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए, नहीं समझे, मतलब राजा हूं तो या तो गला काट दो, जिंदा मत छोड़ो, जब युद्ध में परास्त हो गया हूं तो गर्दन काट दो, राजा हूं तो राजा की तरह मौत दो। सिकंदर पूरा माइंड फ्रेश, सिकंदर पूरा एकदम गदगद हो गया कि भाई ऐसा वीर योद्धा आज तक और यहां से युद्ध करते हुए आया लेकिन नहीं मिला, और ना इसको हराने में मेरा हालत खराब, अब प्लस में कहा कि इसको अगर मारने के लिए भी कर रहा है तो ये अपने मौत से खौफ नहीं खा रहा उस सिकंदर के सामने, और कह रहा है कि तुम मारना है तो मार दो, एक राजा की तरह मरेंगे, एक गुलाम की तरह नहीं मरेंगे, वो आंधी की तरह। समझ में कि नहीं, यहाँ पे एक शक्तिशाली सम्राट था ये राजा पोरस। अब राजा पोरस जब ये राजा पोरस की जब सिकंदर ने बात सुना तो अपने जो कुर्सी पर बैठा था ना गद्दी पर, वो गद्दी से उतर कर नीचे उतर गया और कहा कि तुम्हारा सम्राट तुम्हारा ही मुबारक हो, हम इस पर कोई शासन नहीं करेंगे, वापस दे दिया फिर राजा पुरस को अपना। लेकिन गुलाम तो गुलाम होता है, हरल था तो अब मजबूरी थी भाई, जो कहेगा वो मानेगा, अब उसका मर्जी मारे या उसका मर्जी ना मारे। तो राजा पुरस ने किसका गुलाम बन गया, सिकंदर का। किसके वजह से, मतलब सेना के पास उतनी औकात नहीं था कि राजा पुरस को मार दे, समझ में कि नहीं। अब यहां से किस नदी पर युद्ध हुआ था, झेलम नदी पर, और इस झेलम नदी का युद्ध को कहा जाता है हाइपर इंडस हाइपर हाइडेन स्पीस का युद्ध। तो यहीं पे इसका युद्ध हुआ था, इसी के पास झेलम नदी था, चिनाब नदी था, उसके बाद ब्यास नदी था। कौन सा नदी था, ब्यास नदी। झेलम नदी को पार करके ब्यास नदी के पास पहुंच गया था कौन, सिकंदर। अब ब्यास नदी के पास आ गया था। अब तब तक यहाँ पे याद करो, आप याद नहीं होगा तो लोग नहीं पढ़ा है, तक्षशिला का एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी था यहाँ पे, और इस यूनिवर्सिटी में चाणक्य जो थे वो एक टीचर थे और उनके पिताजी प्रोफेसर थे। चाणक्य कौन थे, चाणक्य। और इसका नाम हुआ, इसका जानता है मलय केतु का नाम, मलय केतु किसने रखा था, चाणक्य ही इसका नाम रखा था। इसका नाम कौन रखा था, चाणक्य ही नाम रखा था। और चाणक्य की उस समय बुद्धि बहुत, मतलब वो बहुत एक तरीका का राजनीतिक तरीका से बहुत विकसित व्यक्ति था चाणक्य। चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। अब चाणक्य इतने शक्ति से, मतलब बुद्धि का व्यस्त बेगर आदमी था। इसका शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शिष्य कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चाणक्य ने जब ये देखा कि राजा पोरस के साथ युद्ध चल रही है, किसके साथ, आंभिक को तो ले लिया यहाँ पे, राजा पोरस के साथ युद्ध चल रहा है, ये चला गया मगध में। मगध में शासक था धानानंद। मगध में शासक कौन था, धानानंद। धानानंद के पास, धानानंद ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। तो क्या मतलब था भैया, देख रहा है इधर आके युद्ध करे। यही हालत हुआ कि हम लोग गुलाम बने। महमूद गौरी जब भारत पर हमला किया था तो हम लोग बैठ के मुंह ताक रहे थे, ये समझ रहे थे कि यहाँ ना हमला किया है, थोड़ी आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पे।
अरब वाले जब यहाँ पे भारत को मार रहे थे, महमूद गजनवी आको लूट रहा था यहाँ पे, तो हम लोग इधर का जो जितनी भी शासक थे क्या कर रहे थे, मुंह ताक रहे थे, होने ना मार रहा है। समझ में आएगी नहीं यहाँ पे, ये चीजें होती हैं। जब एकता आ जाएगी ना, एकता, फिर इस औकात नहीं था कि किसी इसके साथ पंगा ले ले। एक पोरस सिकंदर को तबाह करके छोड़ दिया था। क्या बताया ना, जब ये लास्ट में युद्ध का जब एंड होगा तो बताएंगे इसका नुकसान करना था यहाँ पे। तो बहुत सारी स्थितियां यहाँ पे खराब चल रही थी। अभी आया धनानंद के पास, चाणक्य है, चाणक्य देख रहा है कि ससुरा लीन है, ऑर्केस्ट्रा देख रहा है, सुतल है सोफा पर। दरबारी को कहे कि वो धनानंद से हमको मिलना है, दरबारी लात मार दिया, छोड़ अपना मस्त है, जाओ तुम यहाँ पंडित जाओ। फिर भी चाणक्य ने कहा नहीं, हमको जाना है, मिलना है। नहीं माने, बार बार निहोरा किए, बार बार निहोरा करने के बाद वो गया दरबारी धनानंद के पास, और धनानंद से कहा कि कोई मिलने के लिए आया है, एक भिखारी है, पंडित जी है, यहाँ पे आया है मिलने के लिए। धनानंद का ठीक है भेजो भैया, देखते हैं। धनानंद नशा में चूर था। उधर से जब आए चाणक्य, तो चाणक्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि भैया यहाँ पे झेलम नदी के पास सिकंदर आके मार रहा है, राजा पुरस युद्ध लड़ रहे हैं, हो सकता है कि वो मगध पर भी हमला कर दे, इसलिए आप सतर्क और सचेत हो जाइए, अपने सेना को भेज दीजिए पुरस के मदद के लिए। तो कौन आ गया रे हमरा के सलाह देने, कौन? धनानंद। तो तू हमरा कला सलाह दे रहा है, मंत्री है नहीं, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की तरह रहो। तो हमको आदेश कौन देने वाला होता है कि सेना भेज दीजिए पुरस के पास? नहीं भेजेंगे, क्या करेगा? सड़क के भाई साहब क्या करें, निहोरा करते रह गए। और उनकी टीक जो है ना, टीक बाने थे, टिकवा बहुत चाणक्य ने टिकवा को खिसियाते हुए दरबारियों को कहा कि बाहर फेंक दो। एक ब्राह्मण को जो अपने आप में बहुत बड़ा एक शासक बन सकता था, उसके पास इतनी काबिलियत थी, एक सरकार को गिराने और उठाने की क्षमता रखता था वो। तो चाणक्य की जब चोटी खींच के जब बाहर किया तो चोटिया खुल गया, और उसने ओजन में शपथ लिया कि तभी बांधेंगे जब तुम्हारा विनाश करा देंगे। कौन? चाणक्य। और ये बात इसको चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं बताया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य उसका शिष्य था। ये गुरु को अगर अपमान हुआ है या गुरु को कोई छू दे तो एक शिष्य कैसे बर्दाश्त कर सकता है, ये चाणक्य अच्छे से जानता है। जानता था कि अगर मैं अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य को, चंद्रगुप्त मौर्य को बता दिया तो ये अपना सब कुछ छोड़ के किसको मारने पहुंच जाएगा? धनानंद को। एक शिष्य का यही और टीचर का यही कमी नहीं होता, ये करता है। रिलेशन, पैसा, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आप कमाएंगे तो क्या 2 रुपये हमको दे देंगे या कुछ कर लेंगे? नहीं कुछ कर पाएंगे। लेकिन हाँ, इज्जत है, जहाँ देखिएगा ताकि हाँ सर पढ़ाए थे। इज्जत के लिए आदमी मरता है। टीचर का बस दूसरा कुछ कमी नहीं है। जिस दिन नौकरी लग के आइएगा उस दिन हाँ पैर छू के प्रणाम करिएगा तो लगेगा कि वाह स्वर्ग में आदमी जा रहा है। इसी में समझ में कि नहीं, वही चीज आदमी कमाता है, दूसरा कुछ नहीं कमा पाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे चाणक्य बात अच्छी तरीके से बात समझते थे बेखूबी से कि हम इस समय चंद्रगुप्त मौर्य को ये सारी बातें नहीं बता सकते, ये बात छुपा लिए। उनका मेन फोकस था किस पर? सिकंदर जो आया है, पुरस को तो मार दिया, अभी आगे बढ़ना सोचेगा तो सिकंदर को रोका जाए। या तो अगर सिकंदर हावी हो गया इधर तो फिर सिकंदर को हराना मुश्किल हो जाएगा, यहीं पे रोका जाए। तो चाणक्य ने एक बहुत बढ़िया सा 20 कन्याओं को, हालांकि ये कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है जो अभी बता रहे हैं आपको, ये कथाओं में लिखित है। तो चाणक्य ने 20 कन्याओं को पाल रखा था। 20 कन्या मतलब सच महिला थी, महिला सर्वश्रेष्ठ रहती है इस सब में। महिलाएं 20 कन्याओं को पाल रखा था, और ये महिलाएं इतनी सुंदर थी कि कोई देख के मोहित हो जाए। अभी क्या करे, उस समय बारिश का महीना था, बरसात वाले एरियाएं थे। अभी तो बिहार के लोग तो आज नदी को अच्छा खासा से परिचित थे, और सिकंदर कोई परिचित नहीं था। अब ब्यास नदी था यहाँ पे, कौन सा नदी था? ब्यास नदी था। अब या क्या किए चाणक्य ने कि 20 कन्याओं को किसके सेना में भेजवा दिए, भेष बदलवा के सिकंदर के सेना में। कहाँ भेजवा दिए? सिकंदर के। देखो, जब किसी को बल से ना मार पाओ ना तो बुद्धि लगाना शुरू कर दो, वरना खुद हार जाओगे। सीधे समुदाय जहाँ शक्ति काम नहीं आती है वहां दिमाग काम आता है। तो 20 कन्याओं को जहर के साथ, किसके साथ? जहर के साथ कहाँ भेज दिया? सिकंदर के सेना में। अब जहां उनकी जो खाना जो बन रहा था उसमें जहर को मिला दिया गया, और जहर क्या बोले, तो
तो इन्होंने जब आगे की तरफ कुछ किया तो उनके खाना में जहर मिला दिया गया। जब खाना में जब जहर मिल गया, तो जब खाना में जब जहर मिला दिया गया तो इनके पास बहुत वैरायटी का ना जहर था। आज खाओ 2 दिन के बाद मरो, आज खाओ 10 दिन के बाद मरो, आज खाओ 1 महीने के बाद मरो, सब वैरायटी वाला जहर था। 1 सप्ताह बाद का प्लान रखा गया था मारने के लिए। तो वो जहर अलग ही मारने वाली जहर नहीं थी, थोड़ी सी बीमारियां वाली जहर थी, वो ज़्यादा हानिकारक नहीं था। तो अब जहर फेंटा गया पूरा, ब्यास नदी में पानी भरल था। तब तक इन्होंने हाला फैला दिया कि देखिए ब्यास नदी देवताओं की नदी है, तो जो भी कोई पार करता है विदेशी, तो शराब लग जाता है, पैर फूट जाता है, हाथ कट के गिर जाते हैं, फोरा पड़ने लगता है, फुंसी होने लगता है, 50 गो बीमारी। देखो तो पूरा सब ने डराइल था सब वहां से ना कि दादा अंदर का है करा, समझे कि नहीं, द्वार पर ही दशा है तो अंदर कितना खतरनाक है। तो वो डराइल था। सिकंदर का सेना अब ये बात सुनकर और ही घबरा गया। वो दादा हमारा नया नया बियाह हुआ है, नहीं ये खत्म हो जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे अब कोनो कोनो फोन आता होगा तो बेचारा रोता होगा, अब ये उतने दिन से युद्ध करते हुए यहाँ तक आया है वो। अब यहाँ पे बहुत परेशान परेशान सेनाएं हार चुकी थी। अब वो इला फड़ा अलग है यहाँ पे। अब ब्यास नदी में एक और बात थी, घोड़ा पार नहीं कर सकता था, नदियां भरल थी, हाथी आराम से पार कर जाएगी, हाथी आराम से, पैर नहीं छू लेगा उसका, टाकर पैर होता है, वो आसानी से पार कर जाएगी। और ये पता चला गया कि इसके पास घनानंद के पास, घनानंद के पास हाथियों की बहुत बड़ी संख्या है, हालांकि था ही नहीं, बहुत कम हाथी थे इसके पास। ऐसा माहौल फैलाया गया कि इसके पास बहुत सारा 7,000 लगभग हाथियों का फौज है। इसके पास था घोड़ा, सिकंदर के पास क्या था, घोड़ा। अब सिकंदर सोच में पड़ गया, वो नदी में पानी है, हाथी है, एगो तो हाथी ऐसा था कि पागल में वो बसे में ना रहा था, आई तो ससुरा 7,000 हाथी रख ले यहाँ पे, तबाह कर देगा यहाँ। सिकंदर फिर भी हिम्मत नहीं हारा था, प्लान में था कि कूद जाओ कहाँ, ब्यास नदी में। 2-4 गोड़ा कूदा, लेकिन जहर का असर दिख गया। तो जहर था एक्चुअल में, शराब थोड़ी था, जहर था। अब 2-4 गोड़ा कूदा था, तो वही समय में एग्जैक्ट थोड़ा सा टाइमिंग मैचिंग हो गया था। अब इसको आप मतलब सही मानो या गलत मानो, जैसे भी है मतलब। तो यहाँ पे तो जहर का असर दिखने लगा। अब मान लो कि यहाँ पे पूरा खाव हो गया, एक भाई नदी में कूद के निकला तो एक बाप शराब पर गया, पूरा सेना भाई भागना शुरू, पीछे से भाग भाग भाग, या नहीं जाएंगे, पार नहीं करेंगे ब्यास नदी। बस सिकंदर कह रुक रुक ना, राम जा, हम ना रुके, अब युद्ध नहीं करेंगे। अब सारी सेनाओं में भगदड़ मच गई, इसका सेना भागना शुरू कर दिया। अब सिकंदर भैया रुक ले जाए वहां पे, वो भी एक साथ सेना भाग रही है। अब वो बीच में तो खड़े कुचर के मुंह देगा सब, उस समय देखेगा राजा आएगी कथी है यहाँ पे, तो अपने बेचैन था घरे भाग ले भी नहीं, यहाँ पे कोनो के कोनो इंतजार कर रही होगी, कोनो कोनो इंतजार कर रही होगी, वो अपने बेचैन था घरे को भागे, ऐसे थोड़ा रोक रहा है यहाँ सिकंदर, अब रुके जाए। अब सब सेना भागना शुरू कर दिया। तो लास्ट में सिकंदर ने एक बात कहा था कि मेरा तो जज्बा है कि मैं लड़ पाऊं, लेकिन शायद मेरे सैनिकों ने ही दम तोड़ दिया था, समझ में कि नहीं, सैनिक ने ही दम तोड़ दिया था, लेकिन सिकंदर ने दम नहीं तोड़ा था। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उतना भयंकर युद्ध लड़ते लड़ते यहाँ पे आता। फिर इधर से वापस जब जा रहा था तो ये फिर चुना था कि नदिये के रास्ते जाएंगे, तो ससुरा बाढ़ आई है, देख ले यहाँ पे, सोचा कि फिर इधर से नदिया पार कर जाए। तो नदिया जब पार करने लगा तो फिलिप्स इसके सेनापति था, अंगरक्षक था फिलिप नाम का। हालांकि इसके 2 सेनापति थे, सेलुकस निकेटर और क्या बोलते हैं उसको, नियारकस। तो 2 सेनापति इसके पहले से थे, और एक था फिलिप्स जो अंगरक्षक था इसका, हमेशा साथ ही रहता था ये। तो नदिया के पीछे पीछे ही चल रहा था नदिया में, और घोड़वा लेके उछल रहा था। गप से पानी ढेर हो गया एक बार, अब घींच के गेहूं निकाल के पड़े, चलो थल से ना, थल पड़े मतलब जमीन के रास्ते, पड़े मत जाओ, नदी पड़े, बड़ा दशा हो गया यहाँ पे, डूब जा रहा था बेर बेर ससुराई को। तो पौड़ने का थोड़ी लूर है, तो मैं नदी वदी देखा ही नहीं सब उतना यहाँ पे। अब किस रास्ते से जाना शुरू कर दिया, थल के रास्ते, मतलब जमीन के रास्ते से जाना शुरू कर दिया। अब जितने भी छोटे छोटे राजाओं थे, जितने भी छोटे छोटे जो साम्राज्य थे, उनसे फिर लड़ना पड़ेगा। सेनाओं को नहीं पड़े लेके जाएगा तो सब बुझेगा युद्ध के लिए आ रहा है, फिर उन्हें से युद्ध के लिए तैयार था। वो इधर से मार के तो निकल था, फिर उधर से वो तैयार था युद्ध लड़ने के लिए यहाँ पे। अब इसके पास जो सेना थी 17,000 सेना, कितने हजार, 17,000 सेना। 17,000 सेना पूरा तरीका से मारी जा चुकी थी।
17,000 सेना, सोच सकते हो कितना लोग हो सकता है। 17,000 कोई कम लोग नहीं हुआ। 17,000 सेना पूरा तरीका से समाप्त हो चुकी थी और 70,000 सेनाओं को बंदी बनाया जा चुका था इसका। कितना? 70,000। कम हुआ का? पूरा टोटल जोड़ो तो कितना हो गया? लगभग लगभग लाख के आसपास में। अभी ये तो अनुमानित डाटा है, ओरिजिनल में कितना क्या होगा, लगभग लाख के आसपास मान सकते हो। लाख लोगों की सेना लेके चला था ये। मतलब समझ जाओ कि 10 गो गांव होगा, जहां चलता होगा तहां अगर कहीं खेत में से निकल गया खेत सब दबा जाता था वही मेरा यहाँ पे। समझ में कि नहीं? अब वो घोड़ा के साथ, हाथी के साथ, तरीका से तलवार रथ पूरा एकदम। अब अब यहाँ पे चलता गया। जब इधर से वापस लौट रहा था तो इसकी शरीर थक चुका था। अब भाई है ना। अब जिस राजा को मारेगा, जिस राजा को पराजित करेगा, वहां के राज्य का जितना राशन है सब खा जाएगा। यही होता था, समझ में कि नहीं? इसलिए होते थे, राजा को मारो और उनके साधन का इस्तेमाल करो, फिर उनकी सेना लेकर लड़ जाओ। इसके पास 1 लाख की सेना नहीं थी शुरुआत में, बहुत कम ही सेना लेके चल रही। जिसको मारता गया ना उसकी सेनाओं को मिलाते गया। अब ऐसे करते करते लाखों की सेना इसके पास पूरा सम्मिलित हो गई थी यहाँ पे। और बगल वाला जब हार जाता था तो बगल वाला को कैसे वो भलाई चाहेगा, पूरा सूचना लीक कर देता, आसानी से मार देता था यहाँ पे सिकंदर। अब सिकंदर जब इधर से लौट रहा था ना तो इसकी हालत पूरा तरीके से खराब हो चुका था। अब वापस लौटा तो इतना लड़ाई कोई लड़ेगा उसकी हालत तो खराब होनी ही होनी है। बहुत जगह घाव लगे थे, बहुत जगह तलवार का चोट था, वो जैसे पूरा थक चुका था। अब लग रहा था इसके पास अब कुछ बचा है। अब लास्ट में जाते जाते बेबीलोन गया था, याद करो तो पढ़ा रहे थे। बेबीलोन जब पहुंचा तब इसकी हालत अब जवाब दे दी। शरीर थक चुका था, उम्र था 30 साल। उम्र कितना था? 30 साल। और 30 साल की उम्र में भी मृत्यु। अब वहीं पे सिकंदर क्या हो गया? मर गया। अब इतने बड़े सम्राट, इतिहासकारों ने 2-2 मत दिए हैं इस पर। ना अपने समझ, इसको बीमारी हो गया था। हाँ बीमारी हो गई, ठीक है। अब इतने बड़े शासक को बहुत सारे इतिहासकारों ने कहा कि ये कोई सिकंदर नहीं था। भारत को तो जीत ना पाया, सिकंदर कथी का कहे, ठीक है। लेकिन उसके जज्बा को सलाम दिया, जितना भी लड़ा उतना भयंकर ही लड़ा। और एक 20 साल का उम्र से युद्ध लड़ना आसान बात नहीं होता है यहाँ पे। और एक हम बोल सकते हैं सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में सम्मिलित हुआ था। आज मजा है पढ़ने में। अब ये फाउंडेशन में ऐसे पढ़ाते हैं। आज सोचे कि सिकंदर है, वीडियो रिकॉर्ड करना, आज यूट्यूब पर डाला, इसलिए थोड़ा सा डिप दिया गया। इतना मजा आएगा फाउंडेशन में ना, हिस्ट्री में है। अभी का बस डालेंगे, बस इतना ही सिकंदर वाला, ठीक है। तो अब कहाँ हम छोड़े थे? सिकंदर वापस चला गया। अब चाणक्य की बेइज्जती हो गई थी, धनानंद बबुआ शासन कर रहे थे। उधर कौन थे? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये बतिया बता दिए किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। अब भाई अकेले तो लड़ नहीं सकता है, चंद्रगुप्त मौर्य अकेले नहीं लड़ सकता है, सेना है ना उसके पास। तो इसका एक रास्ता चुना गया। हालांकि देखो अब हर एक किताब में अलग अलग बातें हैं। तो अब सभी किताब में कुछ में कह रहा है युद्ध हुआ है, किसी में कहा कि घुस के मार दिया था, और किसी में यही बात है, 2 ही बात की बात जिक्र है। तो मेरे देखने से तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास सेना थी नहीं, तो घुसिए के मार सकता है, दूसरा कोई चारा नहीं है। जब ये बात पता चला, चढ़ा के जब इसका बात को बता दिया, देखा कि कसबा खुलल है, बांधना है, जब तक वो मरेगा नहीं तो बांधेगा नहीं। दोनों गोड़ा साथ में ब्राह्मण का भेष बनाया और घुस गया किस में? राज्य में, मगध सम्राट में। और धनानंद को सिंहासन पर ही जाके घूम, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तब वहां अपना खोला, ताकि ये थे गुरुजी बतिया के भेजा था, टोटी बांधे हुए हैं, कहे कि आज से हम प्रधानमंत्री और शासक चंद्रगुप्त मौर्य। और वहां से कौन सी वंश की स्थापना हो गई? मौर्य वंश का। राजा कौन बन गया? चंद्रगुप्त मौर्य। और प्रधानमंत्री कौन बन गए? चाणक्य। समझ में आया?
अब उनका बेटिया से बियाह कर लिया। कौन? धनानंद की बेटी से बियाह कर लिया। हाँ, बहुत अभी इसका बहुत अभी कांड है, अभी घबरा मत। चलो आगे हम लोग मौर्य वंश के बारे में परसों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चल हिस्ट्री छुट्टी रहेगा, लिख लो। चंद्र को नहीं लिखा है सब, तो कुछ लिखबो ना किया ना, लिखो। हाँ, कल हिस्ट्री नहीं चलेगा, कल नहीं रहेंगे। लिखो, सिकंदर के बारे में लिखोगे। सिकंदर के बारे में कुछ नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछता है युद्ध का, यहीं पे राजा पोरस से, ठीक है। बाप रे, कौन है पत्नी के नाम हो राजा? जब यहाँ पे राजा पोरस ने जब यहाँ पे वीरता के साथ परमार दिया था ना, तो पत्नी ओकरा और ताकने लगी थी एक सूर्य। अब सिकंदर पगला के हो वही नहीं बिया मत एक संग में भाग मत जाए, राखी बांध जल्दी। राखी बनवाया था किसको? राजा पोरस को। किससे? रेक्सोना से। तो वो कथी बन गया रिश्तेदारी में? अब कैसे गद्दारी कर सकता है बेचारा। हाँ, तो आधे रास्ता में बिया किया था। लिख लो, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व। इसके पिता का नाम फिलिप्स, इसके पिता का नाम फिलिप्स, माता का नाम ओलंपिया या ओलंपियंस। हो गया। गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, प्लेटो गुरु का नाम सुकरात। गुरु के गुरु अरस्तु के गुरु, लिखो अरस्तु के गुरु प्लेटो, प्लेटो गुरु सुकरात है। अब कहाँ उतना खानदान याद रखेंगे आप। हो गया। सुकरात। अब कथी है वो? हाँ, बुके फराल, घोड़ा का नाम बुके फराल, बुके फराल। हम्म, बुके फराल। राजा पुरस और सिकंदर के बीच झेलम नदी पर युद्ध हुआ। तो राजा पुरस तथा सिकंदर के बीच झेलम नदी पर युद्ध हुआ। झेलम नदी पर युद्ध हुआ, जिसको जिसको हाइडन स्पीस कहा जाता है, जिसको हाइडन स्पीस कहा जाता है, हाइडन स्पीस कहा जाता है। ठीक देखा। टेन पीस, टेन स्पीस कहा जाता है।